अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज अबाउट पेप्टिक अल्सर डिजीज विच इज एन अनदर डिसऑर्डर और अनदर डिजीज ऑफ जीआई सिस्टम. So what is peptic ulcer? It is actually break in the inner lining of stomach, duodenum और sometimes lower esophagus. जो हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या जो हमारे ईसोफेगस की इनर लाइनिंग होती है, या जो हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज duodenum, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, अगर ड्यू टू एनी कॉज अगर उसकी लाइनिंग उसमें ब्रेक आ गया या ओपन सोर्स हो गए, उस चीज को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज. ये किसकी वजह से होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. फिलहाल तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई यहां पे, इससे हमें यही समझ आता है कि दिस पेप्टिक अल्सर डिजीज इट में इन्वॉल्व थ्री. व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज ड्यूडेनल अल्सर. Why I wrote duodenal ulcer first? Because अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये किसको करता है, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये ड्यूडेनम को इम्पैक्ट करता है. क्यों करता है वो मैं आपको आगे जाके पैथोफिजियोलॉजी में समझाऊंगा कि क्यों ड्यूडेनम पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पेप्टिक अल्सर डिजीज का. सेकेंड थिंग इज गैस्ट्रिक अल्सर, दैट इज अगर हमारे स्टोमक की लाइनिंग ब्रेक हो गई. एंड वेरी लीस्ट कॉमन दैट इज लोअर ईसोफेजियल अल्सर, अगर हमारे लोअर ईसोफेगस में लाइनिंग जो है वो ब्रेक हो गई. इफ वी विल लुक ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जहां पे ये पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, लाइक जहां जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, लाइक दिस इज ईसोफेगस, दिस इज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर. कमिंग टू स्टोमक, दिस इज फंडस पार्ट ऑफ द स्टोमक, this is the cardia part of stomach, this is the body, and this is the pylorus. Here we have a pyloric sphincter, and उसके बाद हमारे ये जो होता है वो duodenum होता है. And here we have another part that is called antrum. उसकी significance मैं आपको बाद में बताऊंगा कि antrum भी मैंने क्यों mention किया यहाँ पे. You might be knowing anatomy of the stomach, esophagus and duodenum. क्या होता है कि अगर हम स्टोमक की बात करेंगे, दिस स्टोमक हैज मेनली फोर पार्ट्स. दैट इज फर्स्ट आई विल टेल दैट कार्डिया हैज फोवियोलर सेल्स. दीज फोवियोलर सेल्स दे secrete mucus which makes a protective sheath, which makes a protective lining inside the stomach, so that this lining will prevent stomach from different acids like for example HCl. And then we have fundus and body part. Fundus and body part have usually parietal and chief cells. Parietal cells secrete hydrochloric acid, and chief cells secrete pepsinogen, which later on is converted into pepsin. And then we have the another part that is pylorus. Pylorus has this part has a sphincter which is known as pyloric sphincter, which allows emptying of chyme into duodenum. पाइलोरस से पहले हमारे पास एक और पार्ट होता है दैट इज एंट्रम. दिस एंट्रम हैज जी सेल्स. दिस एंट्रम हैज जी सेल्स. These G cells secrete gastrin, which helps in this, like this gastrin stimulates parietal cells to secrete hydrochloric acid. You will remember that this antrum has G cells, and these G cells secrete gastrin, and gastrin stimulates parietal cells to secrete hydrochloric acid, because ये हमें आगे जाके पैथोफिजियोलॉजी में जरूरत पड़ेगा and also in the management. So यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा लाइक ईसोफेगस है, स्टोमक है एंड ड्यूडेनम है, इसकी जो इनर लाइनिंग है जिसमें यूजुअली ब्रेक आता है, तो वो किसका बना हुआ होता है? यूजुअली जो हमारा स्टोमक है, मेन पार्ट जो स्टोमक है उसमें म्यूकस शीथ होता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है. एंड दिस ड्यूडेनम हैज आल्सो ए म्यूकस मेम्ब्रेन, मगर वो उतना ज्यादा थिक नहीं होता है एज कंपेयर टू स्टोमक, ठीक है. वो में that is one reason that जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो duodenal ulcers होते हैं, these are very common than gastric ulcers, because जो इसका प्रोटेक्टिव शीट होता है, जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो उतनी ज्यादा थिक नहीं होती है एज कंपेयर टू स्टोमक, ठीक है. दैट मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया
कोई इन्फेक्शन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, इट विल बी इजी फॉर देम टू ब्रेक दिस लाइनिंग, दिस ड्यूडेनल लाइनिंग एज कंपेयर टू दिस गैस्ट्रिक लाइनिंग। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि वो बोलते हैं कि इफ देयर इज नो गैस्ट्रिक एसिड देयर विल बी नो पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, इट इज अ मिसकंसेप्शन। ठीक, तो अगर हम देखेंगे असल में मसला क्या है, दो चीजें हैं। वन इज एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, या तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेल्स हो, या तो जो ये गैस्ट्रिक एसिड है ये ज्यादा सिक्रेट हो, या तो दूसरी चीज है कि डिक्रीज इन म्यूकोसल डिफेंस अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड, या तो जो हमारा म्यूकोसल डिफेंस है वो डिक्रीज हो जाए। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली जो बॉडी में ये दोनों चीजें बैलेंस में काम करते हैं। लाइक वहां से हमें गैस्ट्रिक एसिड्स भी सिक्रीट होते हैं, लेकिन यहां से हमें म्यूकोसल बैरियर भी बन रहा होता है या वहां पे एक्ट होता है खींचा, तो वो उसको लाइक वहां पे काइंड ऑफ अगर ये एसिड हमारी बॉडी के लिए खतरा है, लेकिन यहां से हमारा म्यूकोसल बैरियर बिल्कुल बैलेंस में उसके साथ काम करता है, सो दैट इट विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ इंजरी और इट विल नॉट इफेक्ट आवर स्टोमक और ड्यूडेनम। या हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली इट इज द इम्बैलेंस बिटवीन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन होस्टाइल फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस दिस कम्स इन द होस्टाइल फैक्टर्स, एंड जो हमारा प्रोटेक्टिव होता है लाइक म्यूकोसल डिफेंस, लाइक म्यूकोसा या म्यूकस, दिस कम्स इनटू द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इन दोनों के बीच में अगर इम्बैलेंस हो जाए, लाइक होस्टाइल फैक्टर्स ज्यादा हो जाए एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कम हो जाए, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे होस्टाइल फैक्टर्स में क्या यूजुअली आता है, इट लाइक गैस्ट्रिक एसिड, इसमें एंसाइड्स आते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड इसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन इटियोलॉजी। एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में क्या आता है, लाइक म्यूकस आता है, इसमें म्यूकस यू नो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। म्यूकस तो आपको पता ही है, दिस मेक्स अ प्रोटेक्टिव शीथ इन द इनर लाइनिंग, एंड जो बाइकार्बोनेट होता है वो उसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइकार्बोनेट लेवल जो मैंने आपको बोला, एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, सॉरी जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आता है दैट इज ब्लड फ्लो टू म्यूकोसा। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो म्यूकोसा की तरफ होगा, दैट मीन्स उतना ही बाइकार्बोनेट जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो म्यूकोसा तक पहुंचेगा। दैट मीन्स उससे वो हेल्प ले सकता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट, जो कि डिफरेंट कॉजेस की वजह से वहां पे हाइपर एक्टिविटी हो जाती है या हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो कि हम पढ़ेंगे एटियोलॉजी में। अगर अब हम एटियोलॉजी देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉजेस है जिनकी वजह से ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है ये होती है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एच पाइलोरी बैक्टीरिया व्हिच इज आल्सो नोन एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया यूजुअली जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है उसमें प्रेजेंट होता है व्हेन इट कम्स कांटेक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स, तो वहीं पे रिसाइड कर रहा होता है। अब उसके बाद ये क्या कराता है, ये वहां पे एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड यूरियस। ठीक है, इस यूरियस की क्या खासियत है, ये यूरियस यूरिया को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमोनिया। ये यूरिया हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इट ब्रेक्स डाउन दिस यूरिया इनटू अमोनिया, एंड यू नो दैट अमोनिया इज अ टिपिकल वीक बेस। ठीक है, ये टिपिकल वीक बेस है विच इज हैविंग अ पीएच ऑफ 11.5। नाउ जब इसने अमोनिया यहां पे बनाया with the help of this urease enzyme and just by breaking down the urea into ammonia, ये न्यूट्रलाइज कराएगा जो हमारा स्टोमक का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ये उसको न्यूट्रलाइज कराएगा क्योंकि इसका पीएच जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड यू नो एसिड का पीएच बहुत कम होता है। ठीक है, लाइक 1.5 2.53 या बिलो 7 होता है, लेकिन इट इज अ टिपिकल वीक बेस, सो इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट इन आवर स्टोमक। अब दो चीजें होंगी यहां से, देखिए समझने की बात है, जब हमारा स्टोमक का अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी रिसेप्टर सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे स्टोमक की सेल्स होती है, रिसेप्टर सेल्स होती है, वो कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजती है
कि हमें कंटिन्यूअसली जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इसको मेंटेन करना है इनटू द स्टोमक, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी, दिस यू नो कि हमें कंटिन्यूअसली एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है इनटू द स्टोमक। अब चूंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, the cells will get hyperactive, ठीक है, cells will get hyperactive, that means there will be hyper secretion of gastric acid into the stomach, बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट हो जाएगा टू मेंटेन दैट एसिडिक एनवायरनमेंट इनटू आवर स्टोमक। दो चीजें हैं, समझने की बात है, एक तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस HCl हो रहा है, ठीक है, दूसरी चीज ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है ये हमारे इस स्टोमक में कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ये कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है एंड दीज टॉक्सिन्स डैमेज द म्यूकोसल बैरियर ऑफ स्टोमक, ठीक है, ये जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग होती है स्टोमक की ये उसको डैमेज करता है एंड यू नो इफ देयर इज डैमेज टू म्यूकोसल बैरियर देन आवर स्टोमक कैन नॉट प्रोड्यूस एनफ म्यूकस, ठीक है, क्योंकि वो जो म्यूकोसल बैरियर होता है उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं जिसमें एक लेयर म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है, तो जब ये म्यूकोसल बैरियर ही डैमेज हो गया दैट मीन्स नाउ एनफ म्यूकस विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इनटू आवर स्टोमक, दैट मीन्स दो चीजें हो जाएंगी, यहां से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HCl हो जाएगा एंड यहां से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन हॉस्टाइल फैक्टर्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स, ठीक है। अब उसके साथ साथ जब ये यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होगा, यहां से HCl प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, वहां से म्यूकस कम सिक्रीट हो रहा है, दैट मीन जो हमारा म्यूकोसल बैरियर होगा वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो गैस्ट्रिक एसिड है या जो हमारी सेंसिटिव लाइनिंग ऑफ स्टोमक है दे विल कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद दिस hydrochloric acid, and you know once our stomach lining, sensitive stomach lining comes directly in contact with hydrochloric acid, there will be injury to the stomach, yeah, there will be erosion of the layers of stomach, and in short there will be inflammation to stomach. Another cause is NSAIDs, that is non-steroid anti-inflammatory drugs. What does these non-steroid anti-inflammatory drugs ये क्या कराते हैं? They block the prostaglandin synthesis. That means हमारी बॉडी में या हमारे स्टोमक में ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं दीज आर स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, ठीक है, एंड व्हेनेवर देयर इज डैमेज टू म्यूकोसल बैरियर इट आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द म्यूकोसल लाइनिंग। तीन फंक्शंस है इसके, क्या क्या, एक तो ये स्टिमुलेट करता है म्यूकस प्रोडक्शन को, बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को, एंड जो हमारी ब्लड फ्लो होती है टुवर्ड्स म्यूकोसल बैरियर ड्यूरिंग इंजुरी टू दिस म्यूकोसल बैरियर उसको भी ये इंक्रीज कराता है। अब चूंकि ये ब्लॉक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को, सो when there will be no prostaglandins, that means जो सिग्नल्स भेजते जो स्टिमुलेट कराते हैं म्यूकस प्रोडक्शन की या बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स देयर विल बी डिक्रीज इन म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन बिकॉज दीज आर दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो सिग्नल भेजते थे टुवर्ड्स द सेल्स टू प्रोड्यूस म्यूकस एंड this bicarbonate production, and if there will be injury then it also stimulates the blood flow towards the mucosal barrier. अब देखिए जैसे कि हमने वहां पे देखा कि there is increase in HCl and there was decrease in mucosal barrier, यहां पे HCl तो सेम रहेगा, HCl की जो कंसंट्रेशन या प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन जो हमारा म्यूकोसल बैरियर है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन ही नहीं रहे हैं, वो सिग्नल ही नहीं भेज रहे हैं टुवर्ड्स द cells which produces mucus and which produces bicarbonate, which produces bicarbonate, या हम ये कह सकते हैं कि वो ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट ही नहीं कराते हैं कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होना चाहिए so that there will be more and more bicarbonate towards the mucosal barrier, क्योंकि ये जो mucus है this would have made that protective layer, and this bicarbonate production usually it neutralizes the acidic environment. So in short हम ये कहेंगे कि if there will be
no prostaglandin synthesis, so there will be decrease in mucus and bicarbonate production and also mucosal blood flow towards the mucous membrane. Now coming to another cause, that is Zollinger-Ellison syndrome. आपने कभी सुना होगा मे बी, इसका दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रोनोमा, ठीक है, Zollinger-Ellison syndrome या गैस्ट्रोनोमा। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली कैंसर होता है जिसमें देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, देयर इज अ ट्यूमर ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो हमारी एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है ये उनका ट्यूमर होता है। दैट मींस देयर विल बी हाई रेट ऑफ प्रोलिफरेशन अमंग एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स। दैट मींस जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो बहुत ज्यादा बनती जाएंगी, एंड वो जितना ज्यादा बनती जाएंगी दैट मींस उतना ज्यादा एसिड वो सिक्रीट भी करेंगी, बिकॉज जितना हमारे पास एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स का नंबर ज्यादा होगा उतना वो एसिड हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस करेंगे। दैट मींस देयर विल बी एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एसिड। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पहला ही जो कंसेप्ट मैंने बताया कि इट इज एक्चुअली इम्बैलेंस बिटवीन हॉस्टाइल फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। यहां पे देखिए जो हॉस्टाइल फैक्टर्स है उसमें इंक्रीज इन HCl हो रहा है, दैट मींस हाइपर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ, क्योंकि it is a tumor of acid producing cells. Acid producing cells बढ़ रही है, so obviously ultimately there will increase the there will be excessive amounts of acid. That means HCl तो increase हो रहा है लेकिन हमारा जो म्यूकोसल बैरियर है वो इतना ही है, उतना ही रहेगा जितना नॉर्मल में होता है। एंड when there will be hyperactivity of these cells, या हम hyperactivity नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि जितनी ज्यादा इनकी proliferation हो जाएगी these acid producing cells की, उतना यहाँ से higher amounts of acid produce होगा। Ultimately at one stage our mucosal barrier cannot bear that much of acid, क्योंकि एक लिमिट होता है या एक बैलेंस होता है नॉर्मली दिस बिटवीन दिस एसिड प्रोडक्शन एंड द प्रोटेक्टिव लेयर। एक बैलेंस मेंटेन होता है कि कितना एसिड ये टॉलरेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एनी मैलिग्नेंसी एज इन गैस्ट्रोनोमा, there is uncontrollable growth of this tumor of acid producing cells, so there will be also higher amounts of acid, and at one stage our mucosal barrier cannot defend us, cannot protect us from this hydrochloric acid या जो ये acid produce कर रहे होंगे। Another cause of peptic ulcer disease is alcohol consumption, कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता होगा तो ये अल्कोहल क्या कराता है, इट इरिटेट्स आवर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है। उससे क्या होता है कि व्हेन इट गेट्स इरिटेटेड तो देयर मे बी इरोजन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, ठीक है। सो अल्कोहल कंजप्शन इज द अनदर कॉज, एंड देयर आर सम अदर कॉजेज व्हिच मे नॉट डायरेक्टली कॉज द पेप्टिक अल्सर डिजीज, बट दीज फैक्टर्स मे एग्रीवेट द डिजीज। What are those factors? Like if we are having psychological stress or physiological stress, if the person is a heavy smoker or he's doing smoking, and if we are taking spicy foods, बहुत ज़्यादा spicy खाता है कोई, तो these things may aggravate the disease. इससे ये disease थोड़ी और severe हो सकती है। Now we will look पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें मैंने आपको हर एक जितने भी मेन कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उन वहीं पे दिखाया कि मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे दोज फैक्टर्स विल लीड अस टुवर्ड्स द पेप्टिक अल्सर डिजीज। नाउ अगर हम और जितने भी सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें एक जनरल पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि जनरली वो क्या कराते हैं, ठीक है। सो ऑल दोज एटियोलॉजिकल फैक्टर्स दे क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल डिफेंस एंड एग्रेसिव फैक्टर्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है it occurs because there is imbalance between hostile factors and defensive factors, like there is overproduction of hydrochloric acid and there is decrease in mucus production. For example, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन रहा है और वहां से हमारा जो म्यूकोसल बैरियर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। एक इम्बैलेंस हो रहा है वहां पे, तो उसकी वजह से आगे क्या होता है कि उसकी वजह से इरोजन ऑफ म्यूकोसल बैरियर, जो हमारा म्यूकस लाइनिंग होती है
वो इरोड हो जाती है। एंड एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया में बताया कि वो अमोनिया प्रोड्यूस कराता है, वहां पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड रिसेप्टर सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड एंड दे ट्राई टू मेंटेन दैट एसिडिक एनवायरनमेंट बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर या बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एसिड। दैट मींस एसिड तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और यहां से टॉक्सिन्स भी होते हैं, वो रिलीज करता है, उसकी वजह से जो हमारी म्यूकोसल बैरियर है वो भी डैमेज हो जाती है। दैट मींस एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है एंड जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है, म्यूकोसल बैरियर है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब ये कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, देयर ऑकर्स फर्दर इरोजन ऑफ म्यूकोसल लेयर एंड अल्टीमेटली देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर विल ऑकर ब्लीडिंग that may result in peptic ulcer disease when जब destruction of blood vessels हो जाएगा, that means अब जो ये पहले सोर था, ठीक है, पहले जो ये इरोजन हुआ था, नाउ इट हैज चेंज्ड द शेप इनटू द अल्सर, अब ये अल्सर बन गया है एंड उसी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब इसमें और एक चीज है कि लाइक ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो स्टोमक में फूड होता है, ठीक है, जो स्टोमक में फूड होता है उसमें एसिडिक क्वांटिटी ज्यादा है, बिकॉज वहीं पे एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें एसिडिक क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से जब वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को पास करेगा, लाइक व्हेन दैट काइम विल कम इनटू द ड्यूडेनम, दैट मींस वो जो काइम पास हो रहा है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसमें अब एसिडिक क्वांटिटी ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारा ड्यूडेनम होता है उसकी जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इट इज थिन एज कंपेयर्ड टू stomach because stomach is continuously exposed to hydrochloric acid as compared to this duodenum. Duodenum continuously exposed नहीं होता है, duodenum तभी expose होगा जब ये जो time होगा when this will pass through the pyloric sphincter or this will come into the duodenum. अब क्योंकि अगर हम नॉर्मल में देखेंगे जितना एसिड नॉर्मल प्रोडक्शन में होता है, जब वो बैलेंस मेंटेन होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं होती है, हमारे पास ड्यूडेनम में इतनी जो म्यूकोसल बैरियर है उसमें इतनी मतलब हम कहेंगे कि उसमें इतनी ताकत है कि वो उसको मतलब वो उस एसिड को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जब पेप्टिक अल्सर डिजीज होगी उसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो जाता है, अब उस थिन लाइनिंग में उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उतना ज्यादा एसिड को बर्दाश्त कर सके। सो वो जो ज्यादा एसिड, जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एसिड काइम में प्रेजेंट होगा, दैट विल इरोड द इनर लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम एंड अल्टीमेटली सेम चीजें फिर वहां पे भी होगी, जब वहां पे जहां वहां का म्यूकोसल बैरियर जब इरोड हो जाएगा, वहां पे भी फिर फर्दर इरोजन होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी destruction of blood vessels and there will be an ulcer formation in the duodenum, जिसको हम duodenal ulcer भी बोलते हैं। Now we will look कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फ्लेमेशन। जैसा कि हमने देखा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या हो जाता है कि जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एंड पैथोफिजियोलॉजी में मैं फिर से एक बार वो समझाऊंगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी सेंसिटिव लाइनिंग होती है स्टोमक या ड्यूडेनम की, ठीक है, वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड से वो कांटेक्ट में आ जाती है एंड दे मे कॉज इंजरी एंड उसकी वजह से देयर मे बी इन्फ्लेमेशन। अब गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन होगी, ड्यूडेनल इन्फ्लेमेशन होगी, डिपेंड्स अपॉन कि कहां पे इंजरी हुई है। सेकेंड थिंग इज बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, देयर विल बी बर्निंग सेंसेशन बिकॉज देयर इज इरोजन ऑफ द जो सेंसिटिव लेयर ऑफ स्टोमक है या ड्यूडेनम है, वो जो इरोजन हो रहा है उस पे HCl कांटेक्ट में आ रहा है डायरेक्टली, उसकी वजह से देयर विल बी बर्निंग सेंसेशन एंड जो पेन भी हो रही है, यहां से स्टोमक कंटिन्यूअसली मूवमेंट कराता है, ठीक है, मूवमेंट करा, चर्निंग ऑफ फूड कराता है, वहां से इरोजन हुआ है वॉल, या अगर हम इसमें ड्यूडेनम में देखेंगे, ठीक है, उसमें भी मूवमेंट ऑफ फूड काइम होता है, ठीक है, जो काइम पास होता है इनटू द ड्यूडेनम, उसमें उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर वहां पे जो लाइनिंग होगी वो ब्रेक हुई होगी, सो इट मे
इट में इरिटेट, इट में फर्दर इरिटेट द लाइनिंग, एंड उसकी वजह से हमें पेनफुल सेंसेशन आ जाएगी या बर्निंग सेंसेशन हम बोलेंगे। एंड ये होता किसकी वजह से, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो गैस्ट्रिक एसिड है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है विद द सेंसिटिव लेयर ऑफ स्टोमक और ड्यूडेनम। अनदर इज ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है कि ब्लोटिंग इज कि लाइक हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है, अंदर से लगता है कि हमने जैसे कुछ बहुत खा लिया हो, फीलिंग ऑफ फुलनेस या फीलिंग ऑफ टाइटनेस, बट इट इज ऑफनली ड्यू टू गैस, ठीक है, ये गैस की वजह से होता है जो प्रोड्यूस हो रहा होता है इनटू द स्टोमक। अनदर इज बर्पिंग। बर्पिंग क्या होता है कि इट इज अ बॉडीज वे ऑफ एक्सपेलिंग एक्सेस एयर फ्रॉम द स्टोमक। इट इज अ कि मतलब ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि जो अगर हमारे स्टोमक में एक्सेस एयर बन रहा है, ठीक है, उसको कैसे ये बाहर निकालेंगे, ठीक है, वो एक वैसा एक सिम्टम आता है हमें जिसको हम बर्पिंग बोलते हैं। हमें लगता है कि अंदर वाला गैस बाहर निकल रहा है, जो स्टोमक में गैस भर रहा था वो बाहर आ रहा है। Another is loss of appetite because when there will be ulcers, ठीक है, यहां से अल्सरेशन हुई है, सो यू नो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज सिक्रीटेड इन रेस्पॉन्स टू फूड, कि जब हमारे स्टोमक में फूड आ जाता है तो वहां से सेल्स एक्टिव हो जाती है एंड दे स्टार्ट सिक्रीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जब भी पेशेंट के स्टोमक में फूड नहीं होगा, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, तो उससे उसको थोड़ा सा वो राहत फील होगी, उसको उतनी ज्यादा पेन सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन नहीं फील होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट, देयर कैन बी नॉशिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, and there can also be weight loss. Apart from that, there can be bloody stool and blood with vomiting. Bloody stool is like अगर for example duodenum में अल्सर्स हो गए बहुत ज्यादा, या स्टोमक में भी अल्सर्स हो गए, मतलब यूजुअली अल्सर्स हम तभी बोलते हैं कि जब वो जो इरोजन हुआ होता है वो उस लेवल का हो जाए कि उसमें ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो जाए, मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ इरोजन हो जाए, तो एट दैट टाइम हम उसको अल्सर बोलते हैं। अदरवाइज इरोजन जस्ट होता है कि जो ऊपर वाली लाइनिंग है खाली वो इरोड हुई होती है। लेकिन अल्सर्स में क्या होता है, इसमें यूजुअली जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है स्टोमक लाइनिंग में, जो सॉरी म्यूकोसल लाइनिंग में, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी सेंसिटिव लेयर ऑफ स्टोमक होती है या ड्यूडेनम होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई होती है। एंड when they will damage the blood vessel, obviously there may be hemorrhage, there can be blood, and we may see that we will be patient will be having bloody stool and blood with vomiting. अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन सिम्टम्स के लाइक बेस्ड ऑन सिम्टम्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश, हमें कैसे पता लग सकता है कि क्या हमें गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है। यूजुअली अगर हमें गैस्ट्रिक अल्सर है, जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारी हमें ज्यादा पेन होगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये प्रोड्यूस होता है इन रेस्पॉन्स टू फूड। जब भी स्टोमक में फूड आ जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस जब भी हम फूड लेंगे तो देयर विल बी पेन, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्दर डैमेज करेगा जो म्यूकोसल लाइनिंग है या जो स्टोमक लाइनिंग है उसको ज्यादा डैमेज करेगा। दैट मींस जब भी हम फूड लेंगे तब ये ज्यादा होगी, पेन ज्यादा होगी। बट एट नाइट, मतलब आफ्टर डिनर, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जब हम सोते हैं, लाइक जब वो काइम बन चुका होता है, जो काइम है वो ड्यूडेनम में आ चुका होता है, वी विल फील रिलीफ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब जो ये काइम है दिस विल कम इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, ये ड्यूडेनम में आ जाएगा। एंड अगर ड्यूडेनल अल्सर है, अगर वहां पे ड्यूडेनल अल्सर है तो वहां पे हमें पेन ज्यादा फील होगी, मतलब ज्यूरिंग नाइट, ठीक है, ज्यूरिंग नाइट टाइम हमें पेन ज्यादा फील होगी, क्योंकि हमें पता है कि नाउ दिस फूड विल कम इनटू द ड्यूडेनम एंड उस जो काइम है उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, सो ड्यूडेनल अल्सर और एग्रीवेट हो जाएगा, ठीक। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड इज जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें यूजुअली हमें क्या मिलता है कि हेमेटोमेसिस इज कॉमन, कि जब जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जब वो ब्रेक हो जाता है, जब वहां पे फर्दर इरोजन हो जाता है, वहां पे ब्लड वेसल्स को भी डैमेज हो जाता है, तो वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। समटाइम्स मतलब वी कैन वोमिट, ठीक है, उसके साथ साथ हमें ब्लीडिंग भी मतलब होगी, वोमिटिंग के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो जाएगी। एंड अगर ये ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है, ड्यूडेनम में अल्सरेशन हुई है, देन देयर कैन बी मेलिना। मेलिना इज एक्चुअली ब्लडी स्टूल
लेकिन जो हमें फिर लाइक जब हम एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल करेंगे वहां पे हमें या तो वो ब्लैक कलर या डार्क कलर का दिखेगा। एंड अनदर सिम्टम इज, जो अगर हम परफोरेशन की बात करेंगे, परफोरेशन क्या होता है कि लाइक अगर कोई वॉल है, अगर उस पर एसिड डाल रहे हैं हम, मतलब वो फट जाए, ठीक है, मतलब उसकी जो लाइनिंग है वो सारी ब्रेक हो जाए एंड उसमें एक होल बन जाए। तो अगर हम देखेंगे स्टोमक में जो परफोरेशन की रिस्क है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ड्यूडेनम। क्यों? एक तो जो स्टोमक है इसमें जो म्यूकोसल बैरियर लाइनिंग है वो थिक है, इसमें थिन है। दैट मीन्स इसमें ज्यादा HCl चाहिए उस म्यूकोसल बैरियर को मतलब ब्रेक करने के लिए, इसमें कम ही चाहिए, इसमें हमें उतना ज्यादा नहीं चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, अगर हम इसमें स्ट्रक्चरल थिकनेस ऑफ स्टोमक कंपेयर करेंगे विद ड्यूडेनम, तो इसमें ज्यादा थिकनेस है, इसमें कम थिकनेस है। दैट मीन्स फॉर HCl या फॉर एसिड it will be very easy to perforate duodenum. This is another symptom, या हम बोले कि this is another thing जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। नाउ अब हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि क्या पेप्टिक अल्सर है कि नहीं है। फर्स्ट थिंग इज की हिस्ट्री कलेक्शन। इटियोलॉजी में मैं आपको एक चीज बोलना भूल गया कि लाइक अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री होगी तो दे मे हैव चांसेस ऑफ लाइक जो बाकी होंगे उन दे आर एट हायर रिस्क टू गेट पेप्टिक अल्सर। सो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पहले कि क्या आपकी फैमिली में से किसी को था। सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन, एज आई सेड लाइक जो मैंने सिम्टम्स बताए, ठीक है, उसमें मैंने डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स भी बताए, तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनको देखेंगे कि पेन कहां पे है, ठीक है। सेकंड थिंग इज अपर जिया एंडोस्कोपी। जब हम एंडोस्कोपी करेंगे वहां पे हम जो इरोजन हुआ होगा, ठीक है, वो सब कुछ विजुअलाइज करके देखेंगे। अनदर इज ब्रेथ टेस्ट। ब्रेथ टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इसमें एक लेमन फ्लेवर्ड कोई ड्रिंक देते हैं जिसमें यूरिया मिला होता है, ठीक है, कोई लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक देते हैं जिसमें यूरिया मिला होता है। अगर इसके अगर H. पाइलोरी बैक्टीरिया है वहां पे, ठीक है, इससे हमें H. पाइलोरी बैक्टीरिया यूजुअली डिटेक्ट होता है। अगर वहां पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है, आपको पता है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो सिक्रीट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है यूरिएस। वो यूरिएस इस यूरिया को किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया। एंड मैंने बताया था कि इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि एक हमारे पास एक बैग होता है कि उसमें लाइक उसमें फूंक मारे, ठीक है, मतलब उस पर फूंक मारो आप, फिर हम उसको टाइटली सील करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो उसमें वो एयर भरा, उस वो जो भी वो टाइट हमारे पास एक पैकेट होता है, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ H. पाइलोरी बैक्टीरिया, क्योंकि वो इस यूरिया को विद द हेल्प ऑफ यूरिएस वो उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू अमोनिया एंड इट इज बाय प्रोडक्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अनदर इज बायोप्सी टेस्ट विच वी यूजुअली डू ड्यूरिंग एंडोस्कोपी के दौरान ही हम करते हैं कि हम बायोप्सी टेस्ट करते हैं, हम टिश्यू ले लेते हैं, उससे हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइक ये जो अल्सर होता है वो भी दिख जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज स्टूल एंटीजन टेस्ट, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर्स, जैसे कि मैंने वहां पे बोला मेलिना वगैरह होता है, हम देखते हैं कि जो स्टूल है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स बाय व्हिच वी कैन डायग्नोज वेदर देयर इज पेप्टिक अल्सर और नॉट। नाउ इफ वी विल लुक ऑन द मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पहले तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले PPI देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। वो क्या कराते हैं, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ठीक। सेकेंड थिंग इज, एंड दिस ट्रीटमेंट इज यूजुअली डिपेंड अपॉन द कॉज क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर H. पाइलोरी बैक्टीरिया है वहां पे तो वी विल बी गिविंग एंटीबायोटिक्स। थर्ड थिंग इज एंटासिड्स देंगे टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द GI, जो ना सॉरी स्टोमक है या ड्यूडेनम है, उसमें जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उसको न्यूट्रलाइज कराए। अनदर इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स, ये भी क्या कराते हैं, दे आल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स क्या कराते हैं, दे स्ट्रेंथ द जो गट वाल, जो हमारे गट की लाइनिंग होती है उसको ये स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मजबूत करते हैं ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो जाए। सो दीज आर द ड्रग्स by which we can manage the peptic ulcer, and I already told you that treatment actually depends on कि cause क्या होगा। if it is pylori bacteria then there will be different like उसमें हम antibiotics देंगे, if it is because of encephalitis तब हम antibiotics नहीं देंगे। so it depends upon the causative agent। अब अगर हम surgical management की तरफ देखेंगे कि थ्रू सर्जरीज हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, जो फर्स्ट सर्जरी है इट इज वैगोटॉमी। वैगोटॉमी क्या होता है कि यूजुअली हम इसमें जो वेगस नर्व होती है उसको कट करते हैं। क्यों हम वेगस नर्व को कट करते हैं, बिकॉज यही वेगस नर्व वो नर्व है जो हमारे ब्रेन से लाइक सिग्नल्स पहुंचाती है टुवर्ड्स द स्टोमक फॉर एसिड सिक्रीशन। ठीक है, इसी नर्व के थ्रू वो स्टिमुलस मिलता है स्टोमक को कि मतलब इसके सेल्स को कि आपको एसिड प्रोड्यूस करना है। वंस वी विल कट दिस वेगस नर्व, obviously there will be no stimulus from the brain and ultimately production of acid will decrease। अब पहले हम क्या करते थे कि हम इस वेगस नर्व को कंप्लीटली कट करते थे, लेकिन अब वेगस नर्व की फंक्शन सिर्फ स्टोमक में ही नहीं है, इसकी फंक्शन और भी बॉडी पार्ट्स में है। अब जब हम कट करते थे उससे हमें बाकी बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शन थी वो कंप्रोमाइज हो जाती थी। अब जितनी एडवांसमेंट हो रही है उसमें नेवर टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए ऑपरेशंस आ रहे हैं, एडवांस्ड ऑपरेशन, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम जस्ट ए पार्ट ऑफ वेगस नर्व, नॉट कंप्लीटली, हम पार्शियली इस वेगस नर्व को कट करते हैं, खाली वो वाला पार्ट कट करते हैं हम इस वेगस नर्व में विच इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन मतलब जो इसको स्टिमुलस लाइक ब्रेन से स्टोमक तक वो जो स्टिमुलस भेजता है, खाली वो वाला पार्ट हम इसमें कट करते हैं। दिस इज वन सर्जिकल प्रोसीजर। अनदर इज एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी क्या होता है कि रिमूविंग ऑफ एंट्रम विच इज एक्चुअली लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक। ये क्यों हम करते हैं, एक्चुअली ये जो एंट्रम होता है इसमें जी सेल्स होती है विच सिक्रीट एक्चुअली गैस्ट्रिन। ठीक है, एंड ये गैस्ट्रिन क्या कराता है, इट ये स्टिमुलेट कराता है पैराइटल सेल्स को टू सिक्रीट मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने एंट्रम ही रिमूव किया, वहां पे जी सेल्स ही नहीं है, नाउ देयर विल बी नो स्टिमुलेशन टू पैराइटल सेल्स टू सिक्रीट मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अनदर इज पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, इसमें जो पाइलोरस पोर्शन होता है स्टोमक का, ठीक है, विच इज एक्चुअली जो ओपनिंग होती है बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम, ठीक है, उसको हम एनलार्ज करते हैं। क्यों, ताकि जल्दी जल्दी स्टोमक से फूड बाहर निकले टुवर्ड्स द ड्यूडेनम, ताकि वो जल्दी जल्दी पास हो जाए, क्योंकि वंस हमारा जो स्टोमक है वो एम्प्टी हो जाएगा, अल्टीमेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड अनदर वन इज गैस्ट्रेक्टमी। अब अगर हमारा स्टोमक इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत सारा पोर्शन ऑफ स्टोमक इन्वॉल्व हो गया, तो हम उस पार्ट को रिमूव करते हैं। समटाइम्स इट इज पार्शियल, और अगर अब कंप्लीट हमारा स्टोमक इसमें इन्वॉल्व हो गया कि अल्सरेशन बहुत ज्यादा हो गई एंड इसमें पूरा स्टोमक इन्वॉल्व हो गया, देन वी डू टोटल गैस्ट्रेक्टमी, हम पूरे स्टोमक को ही रिमूव करते हैं। नाउ इफ वी विल लुक ऑन द नर्सिंग मैनेजमेंट, हम क्या कर सकते हैं, लाइक पहले हम डायग्नोसिस देखेंगे, फिर उन्हीं डायग्नोसिस के लिए हम इंटरवेंशंस देते हैं। सो पहला डायग्नोसिस क्या बनेगा, इट विल बी एक्यूट पेन, ठीक है, रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग होगी, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जब उसमें इंजरी हो जाएगी, तो देयर विल बी इन्फ्लेमेशन एंड अल्टीमेटली देयर विल बी पेन। ठीक है, उसके लिए फिर हम लाइक बहुत सारे इंटरवेंशंस देते हैं, लाइक हम पेन रिलीवर्स देते हैं, वो आपको पता होंगे। ठीक है, सेकेंड विल बी इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन स्टेटस। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इंटेक ऑफ फूड, क्योंकि जब भी पेशेंट फूड ले रहा है उसको स्टोमक में पेन ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो पेशेंट को ऐसा फील होगा कि मतलब वो जरूरी नहीं समझेगा कि मैं बार बार फूड लूं, मतलब एनोरेक्सिया टाइप उसको फील हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जो उसको पेन हो रही है खाने की वजह से। अनदर डायग्नोसिस विल बी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लीडिंग ड्यू टू अल्सरेशन। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्सरेशन ब्लीडिंग हो रही है, वेदर इन स्टोमक वेदर इन ड्यूडेनम, तो अल्टीमेटली अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो देयर कैन बी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अनदर विल बी इम्प्योर्ड स्लीप पैटर्न, ठीक है, रिलेटेड टू पेन और रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, या जो इरोजन हो रहा है
जो लाइनिंग की इरोजन हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इफ इट इज ड्यूडेनल अल्सर, सो अगर हम रात के टाइम देखेंगे तो ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स वो पेन ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, लाइक काइम स्टोमक से निकल रहा होता है टुवर्ड्स द ड्यूडेनम, ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पे अब पेन ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इंपेयर हो जाएगा। Another is risk of GI bleeding and perforation, ठीक है, GI मतलब ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, परफोरेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, क्योंकि जब अल्सरेशन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टीमेटली इट विल डिस्ट्रॉय आवर मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्टोमक, एंड देयर में ऑकर, अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो रही है, देयर में ऑकर परफोरेशन वेदर इन स्टोमक वेदर इन ड्यूडेनम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस, क्योंकि अब पेशेंट खा नहीं पा रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो अल्टीमेटली देयर विल बी वेट लॉस, पेशेंट मतलब वो लीन हो जाएगा, अगर ये बहुत टाइम तक रहा, अगर इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिला, तो उसको एंजाइटी बढ़ सकती है उन चीजों के रिलेटेड। दिस वाज अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट हम यूजुअली मतलब प्रिवेंशन हम वो चीज मतलब जो हम तक है, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं या जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं। लाइक उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, एज आई सेड ऑलरेडी कि जो ये अल्कोहल होता है ये हमारी जो लाइनिंग होती है उसको इरोड करता है, एंड वी हैव टू अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट एग्रीवेट्स द लाइक अल्सरेशन ऑफ स्टोमक और duodenal ulcer. We have to stop regular use of NSAIDs. We have to take less amounts of caffeine. Yeah, we have to avoid caffeine, and we have to avoid contaminated food because this Helicobacter pylori ये usually contaminated food में भी present होता है. So अगर हम ये चीजें avoid करेंगे, we can prevent ourselves from getting this peptic ulcer disease. So this was all about peptic ulcer disease. Hope आपको समझ आ गया होगा.